गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों, हम के डी प्रसाद प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपके सामने प्रेजेंट है और आपका यूट्यूब चैनल आईआईटी कैंपस के नाम से प्रचलित है और इसी चैनल में हम आपके सामने प्रेजेंट होते हैं और आपकी सेवा करने का मुझे मौका प्राप्त हो रहा है। हमारी सेवा अभी ऑनलाइन चल रहा है, लाइव क्लास भी चल रहा है, रोटेशन सिस्टम के हिसाब से हर बैच का लाइव क्लास भी लेते हैं और आपका लेक्चर भी यूट्यूब में डाला जा रहा है जिससे आप कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे हैं। तो पिछला क्लास जहाँ पे लास्ट हुआ था ठीक वहीं से आज की कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पिछले दिन हम लास्ट में बताए थे फॉलिंग ऑफ प्रोटॉन इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन में हम एक डायग्राम बनाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, तो स्वाभाविक है दोनों प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो है E = 200 वोल्ट पर मीटर और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर। और हम यहाँ पे प्रोटॉन रख रहे हैं तो हमसे क्वेश्चन पूछता है, जो लैंग्वेज में बोल सकता था उसको मैंने डायग्राम में दिखाया। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर फॉल करने में कितना टाइम लगेगा। व्हाट इज द टाइम फॉर फॉलिंग ऑफ प्रोटॉन अप टू 1 सेंटीमीटर इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 सेंटीमीटर फॉल करने में कितना टाइम लगेगा, चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। साइड में यह फॉर्मूला भी बता दिए हैं जो पिछले लेक्चर में आपको ड्राइव करके भी दिखाए थे। अगर प्रोटॉन की बात आएगा तो आपके पास फॉर्मूला है √2 mp × h/e। सारा लेटर का मीनिंग आपको पता है। इसी प्रकार फॉलिंग ऑफ प्रोटॉन है, फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, थोड़ा इंक देखिए गाढ़ा है जी, दूसरा पेन लगाते हैं। देखिए गिर भी गया इंक, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान लगाइएगा, बस डाटा जरा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेंज दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर है, दैट इज h इसको कह देते हैं 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो है 200 वोल्ट पर मीटर। कहता है कितना टाइम लगेगा, आपके पास फॉर्मूला है, प्रोटॉन है इसलिए टीपी लिख दिए, √ सेट करो 2 mp × h। mp मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन और डिवाइडेड बाय E। तो यहाँ T सफिक्स में P और यहाँ टो प्रोटॉन का मास आप जानते हैं 1.67 × 10⁻⁻27। H मीन्स कितना सेपरेशन फॉल करेगा, ये हाइट 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 × 10⁻²। और E मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है इसलिए E कह रहे हैं। और कैपिटल E का वैल्यू दिया गया है 200। बस अब इसका केवल सॉल्यूशन करना है, यहाँ विशेष कोई काम नहीं है। देखिए कैसे कैंसिल होता है, इसको रफली आप कटिंग कर सकते हैं 1.67 1.6 दैट इज इक्वल टू रफली इक्वल टू, और इसको ऐसे कैंसिल कर दिए, यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, पावर का हिसाब किताब करें। देखिए यहाँ 10⁻⁻27 है और यहाँ 10⁻⁻2 है, तो ये बचेगा 10⁻⁻29। और नीचे में कितना हो जाएगा, ये -19 है और ये 2 0 प्लस में आएगा तो -17 होगा। चलिए इसको ऊपर ले जाओ। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, जरा सोचिए कितना बचेगा। 29 में जाएगा 17, कितना बचेगा जी, 9 में 7 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अच्छे इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा -12। मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, यही होगा ना। देखिए इधर देख लीजिए, तो ये 2 और 1, हाँ सही है, ये बच्चा वाला काम है। लीजिए इसका रूट निकाल दीजिए 10⁻⁻6 सेकेंड, और इतना टाइम में प्रोटॉन जो है फॉल कर जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट आप पढ़े थे उस पर एक क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन का फॉलिंग रहेगा तब बना सकते हैं। तो क्या मैं ये समझूं
आप इसको समझ गए, कहेंगे जी हाँ सर बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट और हुआ था जिस पर न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। चलिए वहां पर भी क्वेश्चन बनाते हैं। हैंगिंग वाला कंसेप्ट, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लटकता हुआ रहता है तो उस पर हम लोग क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं और क्यों बैलेंस होता है, ये आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करता है ग्रेविटी फोर्स। तो जैसे देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्रिएट करते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ऐसा काम आपको कैपेसिटर में ज़्यादा देखने का मौका मिलेगा। कैपेसिटर में फील्ड यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए उसी तरह का डायग्राम को हम बार बार प्रेजेंट्स कर रहे हैं। यहाँ पर एक वाटर ड्रॉप है ऐसा मान के चलिए, इसका मास 10⁻⁻27 kg है। ड्रॉप है तो मास बहुत ही कम होगा ना, इसलिए हम कम ही लिए हैं। और इसका चार्ज 2 माइक्रोकूलम है। तो कहता भाई बताओ इस फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, यानी ई का वैल्यू बताओ, ताकि ये वाटर ड्रॉप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हैंगिंग करते रहे। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट वाटर ड्रॉप इज हैंगिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का प्यारे भाइयों बहनों, ताकि ये ड्रॉप लटकते रहे। तो लीजिए लटकते रहे तो कैसे इसको लटकाएंगे, ये बताओ जी। नीचे तो फोर्स काम करता है, पहले से जानते हैं mg। यहां पर चार्ज हमें दिया हुआ प्लस में ही, तो ऊपर काम करेगा QE। तो डाटा चुन लीजिए, पहले थोड़ा इजी बनेगा। चार्ज का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम 2 × 10⁻⁻6 कूलम। मास का वैल्यू 10⁻⁻7 kg, बहुत ही स्मॉल है। और स्ट्रेंथ निकालना है, लटक रहा है तो आप यही कहेंगे QE = mg। लीजिए अब हमको E निकालना है, तो mg / Q वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां देखिए ऐसा हो जाएगा, m का वैल्यू है 10⁻⁻7, g का वैल्यू 9.8 होता है लेकिन 10 रखिए, कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनेगा। q का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6। ऐसे कटिंग कीजिए, यहाँ पर 5 बनेगा। तो अब देखिए रिजल्ट क्या बनेगा, 5 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो +-1 होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। आनी बड़ा सीधा सा बात है, ये वाटर ड्रॉप इसमें तब लटकेगा जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ 0.5 न्यूटन पर कूलम होगा। तो ये भी कंसेप्ट आपको हम बताए थे और इस पर क्वेश्चन हम प्रेजेंट किए हैं। और आज का कंसेप्ट यहां से आगे बढ़ता है, इसको रफ कर दे रहे हैं। आज का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। भाइयों बहनों, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कई एक तरह के चार्ज के कारण निकालेंगे। जरा कुछ नाम आप सुने पहले, उसके बाद हम काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पॉइंट चार्ज के कारण निकालेंगे और इस पर कई एक तरह का क्वेश्चन बनेगा। यहां डेरिवेशन भी होगा, न्यूमेरिकल्स भी होगा। तो पॉइंट चार्ज पर काम पहले स्टार्ट करेंगे। पॉइंट चार्ज से रिलेटेड जितना कंसेप्ट आता है उसके कारण हम निकाल लेंगे इंटेंसिटी। दूसरा देखिए, फिर हम लोग निकालेंगे डायपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल कहिए, जब मैग्नेटिक फील्ड में चलेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल के कारण। तो पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालना है, डायपोल के कारण निकालना है, एक चार्ज्ड रिंग के कारण निकालना है। तो कई एक चार्ज के कारण मुझे इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का मौका मिलेगा। लेकिन आज आपका जो इंटेंसिटी हम निकालने जा रहे हैं
वो निकालने जा रहे पॉइंट चार्ज के कारण। इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप माइंड सेट करें। जैसे हम कहेंगे इंटेंसिटी निकालो, तो आप तुरंत क्वेश्चन करेंगे सर किसके कारण इंटेंसिटी, तो उसी में जवाब दे रहा हूं। बच्चों सबसे पहले हम इंटेंसिटी पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज के कारण, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसको पहले डील कर लेंगे। फिर हम इंटेंसिटी पढ़ेंगे डायपोल के कारण, डायपोल क्या है वो कंसेप्ट भी लगाएंगे। फिर इंटेंसिटी पढ़ेंगे रिंग के कारण। तो ओवरऑल अब आप समझ गए होंगे कि अभी फिलहाल हम इंटेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन वो इंटेंसिटी होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो चलिए अब आप टॉपिक का मतलब समझ गए होंगे। लीजिए यहां पर एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज है, इसका चार्ज प्लस क्यू लेते हैं। सबको पता है हर चार्ज का फील्ड अलग अलग रेंज तक होता है, लेकिन सारे चार्ज का फील्ड इन्फिनिटी तक होता है। तो लीजिए इसका फील्ड इन्फिनिटी तक दिखा देते हैं। इन्फिनिटी रिप्रेजेंट्स एंड पॉइंट ऑफ द फील्ड, इसका कुछ नाम रख दो O। अब आप सोचते होंगे इस चार्ज के कारण कहां इंटेंसिटी निकालना है, कभी आपसे यहां पूछ सकता है, कभी यहां पूछ सकता है, कभी यहां पूछ सकता है। तो चलिए पहले एक पॉइंट ले लेता हूं, फिर इन सारी बात को समझेंगे। और ये पॉइंट चार्ज से पॉइंट P तक का सेपरेशन R है। पॉइंट चार्ज दैट मीन्स सोर्स चार्ज। तो इस चार्ज के कारण P पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। अब जरा सोचिए P पॉइंट पर अभी कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, अपने मन से P पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज ले लो। तो चलिए टेस्ट चार्ज Q0 है। टेस्ट चार्ज के बारे में कहानी पता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो इसी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हम कूलम्स लॉ के हिसाब से चल रहे हैं। क्यों भाई, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होगा, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, जो कि आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, K Q नॉट बाई आर स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, F बाई Q नॉट K Q बाई आर स्क्वायर। F बाई Q नॉट का नाम E हो जाएगा, और यहाँ K Q बाई आर स्क्वायर। भाइयों बहनों, ये निकल गया इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट मीन्स आप P पॉइंट पर निकाले हैं। और इस फार्मूला को बढ़िया से ऑब्जर्व कीजिए, पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का बोन है, बोन। आप कितनों तरह के चार्ज के कारण इंटेंसिटी क्यों नहीं निकालेंगे, लेकिन हर कंसेप्ट में ये कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा, शामिल होगा। तो आइए जरा इसको समझिए। देखिए डबल टिक लगा रहे ताकि आपकी नजर यहां से जाए। हम आपसे कुछ पॉइंट बोल रहे हैं, जिसके आधार पर ये जस्टिफाई कर पाइएगा, जिसके आधार पर आप समझ पाइएगा ये इंटेंसिटी किस किस चार्ज पर डिपेंड करता है, किस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, और क्या क्या सिचुएशन होगा। पहला पॉइंट हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चों भाइयों बहनों, क्या इस फार्मूला में Q नॉट नजर आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल ही नहीं, इस फार्मूला में तो केवल सोर्स चार्ज नजर आ रहा है, पॉइंट चार्ज है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर हम यहाँ Q नॉट लिए वो नहीं है, अगर हम Q नॉट को हटा के Q नॉट डैश ले लेंगे वो भी इसमें नहीं है। इसका सीधा मतलब है दिस इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेस्ट चार्ज। ये इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये पॉइंट माइंड में सेट करो। कभी कलाल क्वेश्चन में आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। जैसे कि एग्जांपल समझिए, हम चलो टेस्ट चार्ज के रूप में पहले रख दिया अल्फा, और मान लो उस समय इंटेंसिटी का वैल्यू मिला 100 न्यूटन पर कूलम। एक एग्जांपल है, समझिएगा आप। अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, हम उसको वहां रख दिए हैं।
अब कहता अगर अल्फा को हटा के यहां पे अगर हम पॉजिट्रॉन रख देंगे, पॉजिट्रॉन, तो इस इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाइयों बहनों, ये देखो क्या सोर्स चार्ज को चेंज किया? आप कहेंगे बिल्कुल ही नहीं। चेंज किसको किया? टेस्ट चार्ज को। पहले क्या रखा था? अल्फा। इंटेंसिटी कितना मिला? 100 न्यूटन पर कूलम। अब अल्फा को रिप्लेस करके क्या रखा? पॉजिट्रॉन। तो आप तो टेस्ट चार्ज को चेंज कर रहे हैं। तो टेस्ट चार्ज को चेंज करने से इंटेंसिटी के अमाउंट पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। इसका सीधा मतलब है पॉजिट्रॉन रखने बाद भी इंटेंसिटी वैल्यू वही होगा, 100 न्यूटन पर कूलम मीटर, 100 न्यूटन पर कूलम। बड़ा सीधा सा बात है। यानी हम यहां पर ये बताने का आपको कोशिश कर रहे हैं कि दिस इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेस्ट चार्ज। अब मैं समझता हूं कि आपके माइंड में सेट हो गया होगा। तो चलिए, एक बात आपने सीखा कि ये इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। थोड़ा इसको और ठीक से रख देते हैं। दूसरा चीज जरा देखिएगा, जब तक रिसर्च नहीं करोगे तो कंसेप्ट बनेगा नहीं, और जो कंसेप्ट बनेगा नहीं तो फिजिशियन किस काम का, और जो न्यूमेरिकल बनेगा नहीं तो स्टूडेंट किस काम का। भाइयों बहनों, ध्यान लगा के रखिएगा, कैसे कंसेप्ट बनता वो सीखिएगा। क्या ये इंटेंसिटी सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल। अगर सोर्स चार्ज को हम चेंज करेंगे इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। इट इज डिपेंड अपॉन पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज। क्या सेपरेशन पर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल। अगर पॉइंट को थोड़ा आगे कर देंगे तो इंटेंसिटी कुछ और होगा, पॉइंट को यहां लाएंगे इंटेंसिटी कुछ और होगा। इसीलिए मैंने बोला था स्टार्ट में, कभी यहां मांगेगा, कभी यहां मांगेगा, कभी यहां मांगेगा, यानी अलग अलग सेपरेशन पर इंटेंसिटी डिमांड करेगा। तो दिस इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन सोर्स चार्ज एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तीसरा क्या है? तीसरा और है, मीडियम के नेचर पर डिपेंड कर रहा है। वो कैसे? के का वैल्यू आपको पता है, एयर मीडियम में आप डायरेक्ट पुट करते हो 9 × 10 टू द पावर क्या? 9। लेकिन अगर बोल देगा ये चार्ज किसी और मीडियम में है तो वहां के का वैल्यू संभल के रखेंगे। जैसे क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद बहुत सारा कंसेप्ट यहां पर आएगा। देखिए क्वेश्चन लगा रहे हैं, मीडियम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ध्यान दे लीजिएगा, पूरी कंसंट्रेशन बना रखिएगा। इस पॉइंट पर 4 नैनो कूलम के कारण इंटेंसिटी मांग रहा है। ये सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है और ये कहता है एक ऐसा मीडियम है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है। मेरा क्वेश्चन पहले समझो, एयर मीडियम रहेगा तो सस्ता है, डायरेक्ट के का वैल्यू बैठा दोगे, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। कौन मीडियम है मुझे मालूम नहीं, क्लियर है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है। कहता है इस चार्ज के कारण यहां इंटेंसिटी निकालो। देखो कैसे चेंजिंग आएगा। सॉल्यूशन कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल सेट कर रहे हैं। क्यू का वैल्यू 4 नैनो कूलम, ये कूलम में बदला गया। आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 1 × 10 टू द पावर -2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ। दैट मीन्स मीडियम एयर नहीं है। आइए प्यारे भाइयों बहनों, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के का वैल्यू पी पॉइंट पर निकाल रहा हूं, ध्यान रखिए। के का वैल्यू कैसे होगा? 9 × 10 टू द पावर 9/εr। कहिएगा वो कैसे? अगर ये भी आपको दिक्कत है, इधर उधर रफ समझ लीजिए। जनरल इतना होता है ε0 × εr, और इसकी वैल्यू तो बचपन से आप सीख रहे हो। बचपन कहने का मतलब ये है कि आप कई एक दिनों से चर्चा में ला दिए हो। तो ये हो गया 9 × 10 टू द पावर 9 नीचे εr। तो ठीक है, के का वैल्यू तो आप लगभग रखे दिए। क्यू का वैल्यू बताओ, 4 × 10 टू द पावर -9। आर सेंटीमीटर में था, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जा रहा है। अब देखिए एक स्टेप और जाएगा अभी, 36 εr के वैल्यू डाल दो 10 और ये 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 36 यहाँ कितना आएगा? -3, ऊपर जाने के बाद 3 न्यूटन पर कूलम।
तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे, दिस इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। धड़ल्ले से के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ नहीं रखना है। अगर एयर रहेगा तभी रखना उतना, अगर कोई अदर मीडियम है तो थोड़ा संभल के चलना है। अभी और कंसेप्ट हम यहाँ डेवलप करते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, थोड़ा जगह बन जाएगा। और कंसेप्ट डेवलप करेंगे। 3 पॉइंट मैंने बनाया था, 3 पॉइंट पे चर्चा हुआ। चौथा पॉइंट कहता है कि इस चार्ज के कारण इंफिनिटी पर इंटेंसिटी क्या होगा। हम ये कैसे समझेंगे, इंफिनिटी रिप्रेजेंट एंड पॉइंट ऑफ द फील्ड, कैसे समझेंगे भाइयों बहनों। अगर कहीं जाके इंटेंसिटी 0 हो जा रहा है तब तो हम दावे के साथ बोलेंगे ना कि वहां पर इंफिनिटी रिप्रेजेंटेशन में आ रहा है। कैसे देखिए, चलो एट इन्फिनिटी, तो आर का वैल्यू इन्फिनिटी, यहां देखिए सेट करता हूं के क्यू बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, आर का वैल्यू इन्फिनिटी का स्क्वायर करो, इन्फिनिटी होगा, डिवाइड करो, उससे कितना हो जाएगा 0। यहां इंटेंसिटी क्या बन गया, 0 बन गया। इसलिए कई एक दफा बच्चा कंफ्यूज होता है, आप क्लियर समझें। इन्फिनिटी रिप्रेजेंट एंड पॉइंट बिकॉज एट दैट पॉइंट इंटेंसिटी बिकम्स 0। कैसे हुआ वो देख लो। इसका क्या मतलब हुआ, इस चार्ज का यहां पर कोई इफेक्ट अब नहीं है, इफेक्ट वहां समाप्त हो गया। अब इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां होगा वो जरा देख लीजिए। आइए हम कहते हैं कि इसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना होगा, जब चार्ज यही है तो वहां कितना प्रभाव होगा। तो अगर इस पी को करीब लाते जाओगे तो आर घटते जाएगा, पी को यहां लाओगे एट द सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं आप इसको, सेंटर, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब इंटेंसिटी निकालो, के क्यू बाई आर स्क्वायर आपकी फॉर्मूला बन गया, 0 का स्क्वायर, 0 से डिवाइड करो क्या होगा इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान लगाओ, इसका मतलब यह है कि इस चार्ज के कारण यहां पर इंटेंसिटी प्रभाव सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, और यहां पर इंटेंसिटी का प्रभाव सबसे कम है, और वो कितना है 0 है। देखिए रिसर्च कर रहा हूं इसलिए मैं कहता हूं, अगर कंसेप्ट नहीं बना सका तो फिजिशियन क्यों, न्यूमेरिकल नहीं बना सका तो स्टूडेंट क्यों। कंसेप्ट कैसे बन रहा वो देखिए। अभी और यहां बात कर रहे हैं, यहां पर मैं कहना चाहता हूं, जरा ई प्रोपोर्शनल क्यू दिख रहा है, तो अगर हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे, इधर ई और इधर आर नहीं क्यू के साथ आप चल रहे हो, तो आप जरा सोचिए अगर क्यू बढ़ा देंगे तो ई बढ़ेगा। मतलब क्या, अगर इसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मांग रहे हैं, एक बार 4 नैनो कूलम चार्ज के कारण, अब हम कहते हैं नहीं हमको 8 नैनो कूलम चार्ज के कारण चाहिए, हम कहते हैं नहीं हमें 10 नैनो कूलम चार्ज के कारण चाहिए, तो आप चार्ज तो बढ़ा रहे हो लेकिन सेपरेशन इधर उधर नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स चार्ज बढ़ाने से हमारा इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है। देखिए यानी ग्राफ कैसा चलेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ग्राफ कब चलेगा स्ट्रेट लाइन, जब इसमें एक टर्म को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। वो टर्म कौन है, आर स्क्वायर। तो यहां लिख देते हैं ये ग्राफ तब वैलिड होगा जब आर स्क्वायर क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब आर स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा यानी सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा, तभी ये कहानी लागू होगा। तो कई दफा पूछता है इन विच केस दिस ग्राफ पॉसिबल, ऑप्शन में रहेगा पहले आर स्क्वायर कांस्टेंट, 1/r स्क्वायर कांस्टेंट वगैरह वगैरह, और कुछ बात बोलेगा, ध्यान लगाइएगा आर स्क्वायर कांस्टेंट। अब यहां पर आ जाओ, E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर है। ये कब होगा प्यारे भाइयों बहनों, जब Q क्या रहेगा कांस्टेंट। जैसे चार्ज वही रखो और सेपरेशन को इधर उधर करो तो इंटेंसिटी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो ग्राफ कैसा चलेगा वो जरा देख लीजिए, इधर ई है इधर आर स्क्वायर है, ग्राफ ऐसा चलेगा, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कब ग्राफ लागू होगा, जब Q का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आप समझ रहे हैं एक छोटा सा फॉर्मूला पे कैसे एनालिसिस होता है, कैसे इस पर चर्चा होता है, इससे आपको कंसेप्ट बनेगा, इससे बड़े क्वेश्चन बनाने में आपका सुविधा होगा। तो ये था इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट। लेकिन ये आपका अभी स्केलर फॉर्म में है, जरा इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाता हूं।
आप एकदम बनल रहिए, एक बार वीडियो स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यू सुनते रहिए, और जब तक एंड नहीं होता है आपको वीडियो रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो कंसेप्ट आपका बनेगा नहीं। चलिए हम चलता हूं इन वेक्टर फॉर्म। देखिए क्या होने वाला है। अभी हमारे पास है किसका वेक्टर फॉर्म, ये भी सुन लो भाई, इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। तो यहां पर हो गया E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। चलो E के ऊपर वेक्टर साइन डाल दिए। तो आप सोचिएगा अरे ऐसा तो कूलम लॉ में पढ़ भी किए थे। जी हाँ, यहाँ क्या लगा देंगे बोलो, आप मने मने बोल रहे होंगे आर कैप लगा दीजिए। ये हो गया वेक्टर फॉर्म, लेकिन इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो वेक्टर के अकॉर्डिंग चलता है। जिधर वेक्टर ई का डायरेक्शन होगा उधर ही आर कैप का डायरेक्शन होगा। अगर मान लो वेक्टर ई का डायरेक्शन हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस, तो बताओ बच्चों भाइयों बहनों, आर कैप के जगह पर क्या आएगा, रिकॉल करो, कहेंगे आई कैप आएगा। अगर ई का डायरेक्शन हो गया अलोंग वाई एक्सिस, तो बोलो आर कैप के जगह पर कौन आएगा, आप बोलेंगे जे कैप आएगा। अगर ई का डायरेक्शन हो गया अलोंग जेड एक्सिस, बोलो आर कैप के जगह पर क्या आएगा, आप बोलेंगे के कैप आएगा। लेकिन फिलहाल इन जनरल बात है, आर के रिस्पेक्ट में चर्चा हो रहा है, इसलिए आर कैप। तो इसको आगे बढ़ाते हैं जी। लीजिए वेक्टर ई के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बताओ आर कैप का, वेक्टर आर बाई आर। अब आपके पास क्या बन गया, के क्यू वेक्टर आर बाई आर क्यू। लेकिन आपको मैं एक स्पेशल सलाह देना चाहता हूं, आप इस फॉर्मूला को माइंड में रखें और ये बात को भी ध्यान में रखें। इस बात को ध्यान में नहीं रखें, हम कहना क्या चाह रहे समझिए। आपसे पूछेंगे इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरीज एज, तो मत बोलना 1/RQ के अकॉर्डिंग। ये वेक्टर फॉर्म में आने के बाद ऐसा हुआ है, ओरिजिनल फॉर्मूला हमारा ये है। पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी हमेशा आर स्क्वायर का होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, RQ का नहीं होता। ये बात माइंड में सेट कर लो, क्योंकि RQ आएगा वो डायपोल के केस में आएगा। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। अब कहिएगा सर इसके द्वारा तो हम मैग्नीट्यूड निकाल पा रहे थे, इस वेक्टर फॉर्म के द्वारा क्या काम करेंगे। इस वेक्टर फॉर्म के द्वारा एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन हर बोर्ड में आता है और वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहां पर हम लेके चलेंगे। लेकिन तनी और यह रिसर्च करता हूं, ये बताओ वेक्टर ई और वेक्टर आर में क्या संबंध है। आप कहेंगे पैरेलल है, तो फिर मैं पूछता हूं इन दोनों बीच में एंगल क्या बनेगा। पुराना बात हो चुका है, पहले ही बता चुके हैं। कितना डिग्री, बोलो बोलो 0 डिग्री। तो लीजिए थीटा वैल्यू 0 डिग्री हो गया। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। अभी हम पूरी तरह चर्चा किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट। अब आपको हम लेके चलेंगे कार्टेशियन कंपोनेंट कैसे निकलता है इंटेंसिटी का। इसको आप देखते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन के बारे में हम कह रहे थे अभी, ये कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात कर लो या कोई स्टेट बोर्ड की बात कर लो, दोनों बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दीजिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। कई एक दफा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ सीबीएसई बोर्ड में। लेकिन सबसे पहले हमारे विद्यार्थी सोच रहे हैं सर कार्टेशियन कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट मींस तो पार्ट होता है, घटक होता है। कार्टेशियन क्या है। देखिए प्यारे भाई बहनों, 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक पोलर कंपोनेंट और एक कार्टेशियन कंपोनेंट। तो सबसे पहले आप पोलर कंपोनेंट जरा समझ लीजिए, तो थोड़ा आसान हो जाएगा बात। पोलर कंपोनेंट का मतलब होता है कंपोनेंट इन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अगर कंपोनेंट आप निकाल रहे हो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में, तो वो पोलर कंपोनेंट है, जैसे साइन के रूप में, कॉस के रूप में, टेन के रूप में, दैट इज कॉल्ड पोलर कंपोनेंट। तो पोलर कंपोनेंट यहां नहीं पढ़ना है, यहां पढ़ना है कार्टेशियन कंपोनेंट। तो इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर्म, कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो अब समझ गए बात। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कार्टेशियन कंपोनेंट निकालना है।
देखिए कैसे बनता है, हम ध्यान दे लीजिएगा, ये थ्योरेटिकली 3 मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 कंपोनेंट बना रहे हैं, उससे पहले 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना है। ये हमारा एक्सिस एक्स वाई, और देखिए ऐसे जेड होता है, ऐसे देखिए ऐसे है, ऐसे ऐसे होता है। तो क्या भाइयों बहनों, आप लोग लगता है बोर्ड में ऐसे खिंचा जाएगा? पहला नंबर तो देख रहे हैं बोर्ड भी छोटा है क्योंकि घर से वीडियो बन रहा है, लेकिन ताकत है आप में खींचने का। मैं तो 20 साल से झेल रहा हूं, नहीं खींच पा रहा हूं। देखिए कोशिश कर रहे हैं, खींचा नहीं, खिंचाया। अब इधर जाते खींचा नहीं, हम लोग लाचार हैं, इसलिए मुझे इधर कंसीडर करना होगा, इधर विचार करना होगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम 2 डायमेंशनल बोर्ड में नहीं बन सकता है। चलो जेड एक्सिस दिखा दिए, यहां पर प्लस क्यू चार्ज ले लिए, और इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण हम इंटेंसिटी निकालेंगे और उस इंटेंसिटी का कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। इसकी कोऑर्डिनेट ले लो कुछ एक्स वाई जेड। वो पॉइंट कहां होगा? हवा में है, हवा में। तो जो हवा में है तो उसके पास तीनों कंपोनेंट होगा, एक्स वाई जेड। लेकिन हम लाचार हैं, हवा में दिखाई नहीं सकते हैं, तो कहां दिखाएंगे? बोर्ड में कहीं ना कहीं दिखा दिए, और इसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है। अब सीधे सीधे समझ लीजिए, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो एकदम मन में सेट कर लो, वहां छुपा हुआ है +1 कूलम चार्ज। ऑलवेज, कभी कभी नहीं, ऑलवेज ये प्लस और यहां छुपा हुआ 1 कूलम प्लस चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसकी इंटेंसिटी इधर चला गया, इस इंटेंसिटी को ई कह रहे हैं। यहां से इसका कुछ अपना सेपरेशन भी होगा, उस पोजीशन वेक्टर को आर कह रहे हैं। आर को अगर एक्स वाई जेड के टर्म में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं ऐसे, देखिए कैसे, पूरा बोर्ड भर जाएगा, आंसर हो जाएगा, ध्यान लगाइएगा। एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्यों लिखा एक्स में आई कैप, क्यों लिखा वाई में जे कैप, क्यों लिखा जेड में के कैप, ये समझते हैं, 11 क्लास की बात है। इसका अगर मॉडुलस की जरूरत पड़ सकता है तो थोड़ा निकाल लेते हैं। मॉडुलस, इसको आर बोल सकते हैं, इधर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रहने दिया जाए। मैं यहां कह रहा हूं पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है इसका कार्टेशियन कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, यानी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो चलो जी, इधर जो कंपोनेंट आएगा उसको हम EX कहेंगे क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है। इधर जो इंटेंसिटी का कंपोनेंट आएगा उसको EY कहेंगे। इधर जेड तरफ जो आएगा इसको क्या कहेंगे बोलो? EZ। आप मने मने सोच लिए होंगे, तो यही मुझे फाइंड आउट करना है, EX, EY और EZ। इंटेंसिटी का कंपोनेंट 3 आपको दिख रहा है, देखिए कैसे बनेगा। सिंस थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, बोर्ड का साइज छोटा है, देख रहे हैं आप। सिंस वेक्टर E बराबर KQ वेक्टर R बाई RQ, एकदम आप नजर हटाएंगे नहीं, तो लीजिए यहां पर इसको थोड़ा और यहां जगह बना रहे हैं। वेक्टर E को हम 3 पार्ट में रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये आएगा EX I कैप EY J कैप और EZ K कैप। क्यों लिखा EX में I कैप? समझ रहे हैं, क्योंकि EX along the x axis, बात समझते हैं आप। यहाँ K Q वेक्टर R का वैल्यू बताओ, यहां से देखो टिक लगा रहे हैं, यहां से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आर का वैल्यू यहां से, इसको रूट में लिख सकते हैं आप, रूट है तो 1/2 लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख रहे हैं, इतना समझदार तो है ही, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा समझदारी दिखाना पड़ेगा आपको। 3/2 कैसे भी, इसका मतलब होता है 1/2 और यहां Q था 3/2, आप समझ रहे हैं। EX I कैप EY J कैप EZ K कैप। अब इसको अलग अलग कर दीजिए सबको, KQX I कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2।
इस z को तनी छोटा कर दे रहे और इधर लिख दे रहे, काम में आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो यहां से, k q i j कैप और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का पावर बोलो 3/2। फिर इससे मल्टीप्लाई होगा k q z k कैप और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का पावर बोलो, आप कहेंगे पावर हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब हम दोनों तरफ i कैप j कैप k कैप का कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, इक्वल टू करेंगे। यहां लिख देता हूं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप एंड k कैप। चलो i कैप के बगल में इधर कौन है, आप कहेंगे ex। इधर i कैप के बगल में कौन है, तो पूरा है इसके बगल वाला जितना मल्टीप्लाई में है, तो k q x और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का पावर बोलिए 3/2। j कैप का कोफिशिएंट इधर क्या है, ey। इधर j कैप का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा है k q y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखिए यहां पर k कैप के बगल में कौन है, तो आप कहेंगे ez है। इधर k कैप के बगल में कौन है, ये पूरा है जो मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा k q z और यहां पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का पावर 3/2। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कार्टेशियन कंपोनेंट। आप निकाल चुके हैं ex का वैल्यू निकाल चुके हैं, ey का वैल्यू निकाल चुके हैं, ez का वैल्यू। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कंपोनेंट निकालिए, कार्टेशियन कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट आपको दिख रहा है, लेकिन इस टॉपिक का जो सबसे रसदार बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है इधर उधर, वो जरा सुनिए। कहिएगा वो क्या है सर, पहले इस छोटा बोर्ड में जगह बना रहे हैं, फिर रसदार बात आपको समझा रहे हैं। इन तीनों को देखिए, हम डबल डबल टिक लगा रहे हैं। इन तीनों देखिए आप, k q x डिवाइडेड का साइन है और ये वाला देख रहे हैं k q y डिवाइडेड दिस जो यहां पर था e z, k q यहां z है, तीनों जगह क्या अंदर है, x का y का z का। इस बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। अगर भाइयों बहनों मान लेते हैं हम ओरिजिन से गए 2 सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू हो गया 2 सेंटीमीटर। एक एग्जांपल है, अगर ओरिजिन से इधर गए 2 सेंटीमीटर तो y का वैल्यू भी हो गया 2 सेंटीमीटर। अगर ओरिजिन से इधर आए 2 सेंटीमीटर तो z का वैल्यू हो गया 2 सेंटीमीटर। अगर इन तीनों का वैल्यू हम इक्वल ले लें तो क्या आपको ex, ey, ez इक्वल दिखेगा? सोचिए जरा 30 सेकेंड आप, क्या दिखेगा आपको? आप सोचते होंगे हाँ दिखेगा, क्योंकि सब चीज तो सेम है, खाली डिफरेंस क्या है, x, y, z। आइए इसको दिखाता हूं। नोट में मान के चलिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड ले लिए, तो भाइयों बहनों x, y, z इक्वल हो गया तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। देन आप लिख सकते हैं ex इक्वल टू ey इक्वल टू ez। अब ये सर इससे हम क्या सीखे? इससे बहुत बड़ी बात सीखे हैं। क्या सीखे वो जरा समझिए आप ये सीखे हैं कि ओरिजिन से इधर 2 सेंटीमीटर जाए, ओरिजिन से इधर 2 सेंटीमीटर जाए, ओरिजिन से इधर 2 सेंटीमीटर जाए तो आपको इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल मिलेगा। और अगर इसको मिलाने का हम कोशिश करें तो यह स्फीयर बन जाएगा। इसका सीधा मतलब हुआ ये पॉइंट चार्ज का फील्ड स्फेरिकल होता है। कैसा होता है बोलो? स्फेरिकल। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा so that electric field intensity due to point charge is a spherical view from the origin। अगर origin से हम देखेंगे तो इसका फील्ड स्फेरिकल दिखेगा, इसको आप साबित कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। आप करेंगे क्या?
यहां से बनाते जाइए बनाते जाइए बनाते जाइए बनाते जाइए, यहां तक आ गया। स्टेट बोर्ड के बच्चों को यहीं तक रोक देता है, लेकिन स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करता है, इसलिए आपको कदम से कदम मिला चलना है। यहां तक आ गए और ये स्टेप आप बना दीजिए। ये स्टेप बना देने के बाद आप चिल्ला चिल्ला कह दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल व्यू फ्रॉम द ओरिजिन। जब ओरिजिन से देखेंगे तो फील्ड कैसा बनेगा? स्फेरिकल। ये था आपका कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तभी हम लोग क्या क्या टॉपिक का डिस्कशन किए हैं वो जरा आपके पास एक बार हाईलाइट करता हूं, ताकि आप ध्यान लगाएंगे और वीडियो को बढ़िया से देखेंगे और नोट्स प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि पीडीएफ और स्टडी मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करते आ रहे हैं। जैसे आज का टॉपिक हम कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट किए थे। पिछले दिन जो आप कंसेप्ट पढ़े हैं उस पर न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी का था उसको मैंने सॉल्व किया। फिर पॉइंट चार्ज के कारण हमने इंटेंसिटी निकाला और उस इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद वहां कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश किए, जो आप समझ भी रहे होंगे। तीसरा था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कार्टेशियन कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपके सामने निकाले हैं। लेकिन कार्टेशियन कंपोनेंट आगे बढ़ने के बाद हम यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पहल ये कर रहे थे कि इसका फील्ड स्फेरिकल होता है, ऐसा प्रूफ करने के लिए आता है, ऐसा साबित करने के लिए आता है। ये स्टेप आने के बाद आप लिख देंगे इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल। तो भाइयों बहनों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अगला लेक्चर जो होगा वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल का कंसेप्ट रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम उस जगह पे आ गए जहां पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लगातार बने हो रहिए, आप स्टडी करते रहिए और सीरियसली स्टडी कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हमारा कोर्स जहां तक गया है उससे आगे क्लास स्टार्ट होगा, तभी जाकर आप कोर्स को सही टाइम पे कंप्लीट करेंगे। आखिर रिवीजन भी तो कराना है, तो हम आपसे ही उम्मीद करेंगे ये सारी चीजों को आप सीरियसली स्टडी करते रहेंगे। हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।